Assalamualaikum students, I am Dr. रमज़ान. Here comes with the new video. जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने MD कैट से रिलेटेड कुछ मटेरियल को डिस्कस किया था. एक वीडियो के अंदर MD कैट एसेंशियल्स के अंदर डिस्कस किए थे और दूसरी वीडियोस के अंदर हमने प्लान बी को डिस्कस किया था. और होप सो आप लोगों की सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी. तो आज हम आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड बुक्स जो हैं हमारे पास, जो कि MBBS के कोर्स के अंदर यूज़ होनी है, जो कि हमारे पास 4 बुक्स का कोर्स है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश. इन चारों बुक्स को कैसे कवर करना है और किस बुक्स को कैसे हम यूटिलाइज़ करें, उसको कितना टाइम दें कि हम मैक्सिमम उसके अंदर से यील्ड या मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें. तो आए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आप लोगों को पता होगा या पता होना चाहिए कि किस बुक की कितनी वेटेज है और किस बुक की कितनी इम्पोर्टेंस है. 68 MCQs आने हैं बायो में से, केमिस्ट्री में से 56, फिज़िक्स में से 56 और इंग्लिश के अंदर से आप लोगों के 20 MCQs आने हैं. और 10 MCQs जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के हैं. तो टोटल ये 210 MCQs बनते हैं. उसके लिए 210 मिनट्स हैं. ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. चलें हम अपने मेन कोर्स की तरफ चलते हैं और बायो की तरफ चलते हैं. देखो बच्चों, बायो जो है ये सबसे इजी सब्जेक्ट है. इसके अंदर जस्ट आप लोगों के लर्निंग बिहेवियर को उन्होंने और स्किल्स को उन्होंने टेस्ट करना है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को किस हद तक मेमोराइज़ कर सकता है, याद रख सकता है. क्योंकि बायो के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. चीज़ें आपस में मिक्स होने का ख़तरा होता है, चीज़ें आपस में ऐड होने का ख़तरा होता है या चीज़ें भूलने का ख़तरा होता है. तो इसका आसान हल ये है कि आप लोगों ने जस्ट अपनी टेक्स्ट बुक इसको जी जान से रीड करना है, घोल के पीना है. मतलब इसको तो आप लोगों ने रट लेना है, क्रैम के तोते की तरह क्रैमिंग करनी है. और अपनी टेक्स्ट बुक का कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन आप लोगों ने नहीं छोड़नी. विदाउट अपनी टेक्स्ट बुक आप लोग बायो में मार्क्स नहीं ले सकते. मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से करना है. टेक्स्ट बुक इज़ एसेंशियल फॉर बायो. और उसके बाद हमारे पास किसी नोट्स वगैरह की या किसी और बुक की कोई ज़रूरत नहीं होती. उसके बाद हमारे पास जो है कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बायोलॉजी के अंदर जो कि ट्रिकी चैप्टर्स माने जाते हैं और वो चैप्टर्स उनके आपके MCQs गलत करवा देते हैं अक्सर. उन चैप्टर्स के मैं नाम बता देता हूँ. जैसे हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स बहुत ट्रिकी चैप्टर है. मेंडल्स के लॉज जो हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उसके बाद आगे जो कुछ डिफरेंट अलील्स के बारे में बताया गया है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के, और हीमोफीलिया के बारे में कि उनकी परसेंटेजेस वगैरह निकालना, फाइंड आउट करना. उसके बाद रिप्रोडक्शन, ए सेलुलर लाइफ और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. ये लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं ये समझने में तो ईजी हैं, लेकिन इनका जो कंसेप्ट हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है या किसी भी बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं और वो चीज़ें आप लोग फेडरल की बुक से कवर कर सकते हो. तो फेडरल की बुक से आपने बायो एनर्जेटिक्स, मेंडल्स के लॉज, रिप्रोडक्शन, ए सेलुलर लाइफ मींस वायरसेस वगैरह, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मींस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनको फेडरल की बुक से आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है. और साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक जिस बोर्ड की भी हो उसको नहीं छोड़ना. तो बायो के अंदर वही अपनी टेक्स्ट बुक और कुछ जो ट्रिकी चैप्टर्स हैं उनको आप लोगों को मैंने बता दिया है, उसको आपने फेडरल की बुक से रीड कर लेना है. और बायो एनर्जेटिक्स को बार बार आप लोगों ने करना है, उसके साइकिल्स ड्रॉ करके देखने हैं और उसके अंदर जो हमारे पास इंजाइम्स वगैरह यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके अंदर ATP की प्रोडक्शन, NADPH की प्रोडक्शन, तो जितनी बार आप उसको करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा. और लास्ट के अंदर एक बात जो बायो के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है कि कुछ सब टॉपिक्स जो गिवन होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सब टॉपिक है, उसका कुछ टॉपिक फर्स्ट ईयर में दिया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर. कुछ टॉपिक जो है वो क्रोमोसोम्स और DNA के साथ दिया गया है. तो सब टॉपिक
कि जहाँ जहाँ बातें लिखी होंगी आपने उसको हर जगह से जो डाइवर्सिटी दी गई है उसको एक जगह इकट्ठा करना है, जो स्कैटर्ड चीज़ें हैं, और उनको एक जगह इकट्ठा करके जब आप लोग पढ़ेंगे तो होप सो आपको बेटर वे में समझ आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता है दो पोर्शंस हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी चीज़ है जिसको अक्सर बच्चे गलती से या मिस्टेक्स के ज़रिए मेसी बना देते हैं और इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शंस होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट डायाग्राम्स होती हैं, डायग्रामेटिक रिएक्शंस होते हैं, हर रिएक्शंस की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने फ़्लो शीट्स बनानी है। फ़्लो शीट्स का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है एक्स, एक्स से बना वाई और वाई से बना जेड। तो आपसे एमसीक्यूज़ भी इसी फॉर्मेट के पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं एक्स, वाई और जेड, और कंडीशंस ये हैं, तो वाई बताएं क्या होगा, जेड क्या होगा, एक्स क्या होगा। इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग एक्स कंसीडर कर लें, अल्कोहल है, और अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, और जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये तीन डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो लेकिन इनके रिएक्शंस आपस में रिलेट करते हैं। तो आपने तीन अलग अलग चैप्टर्स रीड करने के बाद अपने सेल्फ नोट्स या टीचर्स के बनाए हुए नोट्स को यूज़ करके कुछ इस तरह के फ़्लो शीट्स बनानी है जो कि आपको विद इन 1 या 2 पेजेस के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू मिल जाए। इस तरह आप स्कीमेटिक डायग्राम्स बना सकते हैं, फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट स्कीम्स बना सकते हैं कि हमारे पास यूँ स्कीम चल रही है, जैसे कोई स्कीमेटिक डायग्राम बुक के अंदर दी गई होती है, और उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस की कंडीशंस को याद रखना ज़रूरी है, या ऐसे रिएक्शंस के जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सेम रिएक्टेंट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। ऐसे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिएक्शन ज़रूर देखने हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं, उनके अंदर कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहा है, और उनके अंदर हमारे पास प्रेशर वगैरह ये क्या यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट में लाइन लिखी है इंटरमीडिएट्स। हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिनके अंदर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जैसे एक जगह हमारे पास ये एस्टर के अंदर अमोनियम कार्बामेट बन जाता है, या हमारे पास जो SN1 SN2 रिएक्शंस हैं उसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है। फिर इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जब पता चल जाएगा, और क्लासिफिकेशन कि हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह के हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जब चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं, तो आप जब इसको एक मैनर में करेंगे, एक तरीके से करेंगे, तो इजीली आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डिसऑर्गेनाइज है, मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर फैली हुई है। कोई टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, कोई टॉपिक वहाँ दिया हुआ है, तो आपने इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। जो स्कैटर्ड चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना है और उसको यूज़ करना है अपने कोर नॉलेज के साथ मैक्सिमम मार्क्स को हासिल करने के लिए। और इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ कैलकुलेशंस हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें मोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, फिर पीएच से रिलेटेड कैलकुलेशंस आ जाती हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, और बाकी जो है वो जर्नल वैल्यूज़ होती हैं और जर्नल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी दिया गया है और सेकंड ईयर के अंदर भी दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने एक जगह इकट्ठा करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है, कुछ यहाँ दी गई है, तो इन इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ करके इकट्ठा करके एक जगह नोट डाउन कर लेना है, और तो लास्ट टाइम जब आप उसको रिव्यू करें तो आपको आसानी हो। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के बारे में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को करने की डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन अप्रोच में सेम चीज़ यही है कि आप अपने नोट्स क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि आप लोगों के लिए आसानी हो। टीचर्स आप लोगों को बनवाएंगे वो ज़रूर पढ़ें और उन नोट्स को मॉडिफाई अपनी तरह से इस तरह करें जो कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स जो है एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है।
जो कि आपका मेरिट ब्रेक भी कर सकता है और मेरिट बना भी सकता है। ये मेरिट ब्रेकर के तौर पे भी काम कर सकता है और मेरिट मेकर के तौर पे भी काम कर सकता है। तो इस चीज़ के अंदर आप लोगों ने बुक्स को नहीं रटना, कोई बुक आप लोगों ने रटनी नहीं है, सिर्फ जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं उसको माइंड में रखना है और अपने कंसेप्ट को डेवलप करना है। और क्लियर कट कंसेप्ट आप लोगों के कब डेवलप होंगे, जब आपको पता होगा कि ये इक्वेशन या ये चीज़, ये ग्राफ किस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है। आपको एब्रीविएशंस का पता होना चाहिए। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसमें v किस चीज़ को डोनेट कर रहा है, अगर आप लोग कहेंगे कि v वॉल्यूम है तो आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। v यहाँ पे हमारे पास स्पीड को डोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस की जांच पड़ताल करनी है, उसको अच्छे से समझना है कि कौन सी इक्वेशन किस चीज़ को शो कर रही है, फिर अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करना है। इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अपने नोट्स जो आप लोगों ने बनाए हैं उसके ज़रिए आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ करना है, जैसे वर्क की इक्वेशन होती है, पावर की इक्वेशन होती है। जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने का मटेरियल मिले आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रैक्टिस को यूज़ करके आप मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फिज़िक्स आपके करीब तर होती जाएगी और जितनी प्रैक्टिस आपकी कम होगी उतना फिज़िक्स आपको ट्रिकी लगेगी। और इन द एंड अभी तो आप लोग थोड़ा बहुत जो होगा कर लोगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठोगे, तो ये फिज़िक्स आपके साथ धोखा कर सकती है अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ना की तो सर वही बात, आप लोगों ने अपने कंसेप्ट्स डेवलप करने हैं, बुक भी रीड कर सकते हैं और उसके साथ आपने क्लियर नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स आप टीचर आपको बनवाएगा वो ज़रूर आपने रीड करना है, क्योंकि हर टीचर अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। तो उनके नोट्स को रीड डाउन करने के बाद आपने नोट्स को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन का मतलब ये कि उस नोट्स के अंदर जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं उसको साइड पे करके, जिन चीज़ों में आप बार बार गलती कर रहे हो, जिन इक्वेशंस में बार बार मिस्टेक कर रहे हो, उनको सेपरेट कर लेना है, फिर उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इवन दो वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी, तो फिर आपने कुछ इक्वेशंस जो आपकी बच जाएंगी जिसमें आप फिर मिस्टेक कर रहे हो, या कुछ ग्राफ ऐसे हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि आपको बार बार मिस्टेक के ज़रिए भूल जाते हैं या बार बार मिक्स हो जाते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज़ करना है कि वो आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएं और आपके माइंड में बैठ जाएं, आप जहन नशीन ईजीली कर सको। तो इनके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़, यूनिट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को फिज़िक्स के अंदर माइंड में रखते हुए आप फिज़िक्स की प्रेपरेशन इजीली कर सकते हो। और लास्ट में हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश के जो हमारे पास हैं वो 20 MCQs हैं, पर ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट का मेरिट बनाना है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो इसको करने का तरीका यही है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और उससे रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ, इससे रिलेटेड 3 तरह की जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं। एक होता है कमीशन, ओमिशन और ओवरलैपिंग। कमीशन का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो होता है कमीशन। ओमिशन का मतलब ये होता है कि ऐसा आपने सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस के अंदर से कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी है कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो वो ओमिशन। और ओवरलैपिंग ये होती है कि आपने सेम तरह के वर्ड्स या दोबारा यूज़ किए हैं, तो ये होती है ओवरलैपिंग। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आपने अपनी जर्नल वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करना है। जब आप लोग अपनी जर्नल वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करोगे तो आपके जो मतलब सिनोनियम और एंटोनियम हैं वो इजीली कवर हो सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको ऐप बता देता हूँ, मेरियम वेबस्टर के नाम से ऐप होती है, जो एक बहुत ही अच्छी डिक्शनरी की ऐप है। उसको करने का तरीका ये है कि कोई भी वर्ड जो आपके नज़रों में आता है, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, आप उस पर जाके एंटर करें और उसके अंदर थिसॉरस के अंदर मल्टीपल मीनिंग्स दिए गए होते हैं, तो एक नज़र उसको देख लें। सोने से पहले कुछ क्विज़ेस दी गई होती हैं, वो देख लें। इससे क्या होगा कि आपकी जर्नल वोकैब डे बाय डे इंक्रीज़ करती जाएगी। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने के लिए एक बेस्ट बुक जो मैंने पर्सनली भी रीड की थी वो ये है कि सलमानुल वहीद सर हैं, उनकी जो बुक है बहुत ही कंसाइज और ब्रीफ बुक है। उसको एक बार अगर आप लोग अप्रोच कर सकते हैं तो ज़रूर रीड करें, और विद इन 2 to 3 days 4 days आप उसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं और तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको फुल ग्रिप हो जाएगी। होप सो आप लोगों को इन तमाम बुक्स के इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री
और बायो की तमाम चीज़ों के बारे में समझ आ गई होगी कि किस बुक को हमने किस तरह लेके चलना है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि कौन सी बुक उसे अच्छे से आती है और कौन सी बुक में वो वीक है। तो जिस बुक में वो वीक है उसे वो ज़्यादा टाइम दे, और जो बुक उसकी स्ट्रेंथ है उसको एक कम टाइम देकर अच्छे से अच्छा करता चला जाए। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर वो जस्ट आपकी कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं या लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उसको चेक करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और वो आप लोग प्रैक्टिस के ज़रिए ईज़िली सीख सकते हो। होप सो यहाँ आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकोगे। और अब हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।